तो यारों आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले तो मैं तुमको लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दूँ। वैसे लाइट के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, लाइट हमारे आसपास प्रेजेंट है और लाइट की वजह से ही हम सब कुछ देख पाते हैं। लाइट की पहली प्रॉपर्टी ये है कि लाइट की स्पीड बहुत तेज़ है। पहले मैं अगर तुमको इसका एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो एक कार सन तक पहुँचने में 170 प्लस ईयर्स लेती है, जबकि सनलाइट डेली मॉर्निंग में सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड्स में अर्थ तक पहुंच जाती है। तो तुमको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि लाइट की स्पीड कितनी तेज़ है। अगर मैं इसकी एक्चुअल स्पीड की बात करूं तो लाइट की स्पीड हम करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह है लाइट की अप्रॉक्सीमेटली स्पीड। अगर मैं लाइट की तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल से तुम क्या समझते हो? नॉन मैकेनिकल से तुम ये समझते हो कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता। अगर तुमने क्लास 9th में साउंड चैप्टर पढ़ा हो तो तुमको ये पता होगा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, जो कि वो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के थ्रू मिलता है उनको। जबकि लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता। ये नॉन मैकेनिकल वेव होती है, इसको कोई भी एटमॉस्फेयर का पार्टिकल नहीं चाहिए होता प्रोपोगेट करने के लिए। चौथी प्रॉपर्टी, लाइट एक ट्रांसवर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर तुम कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हो तो एमसीक्यूज़ में इन तीनों चीज़ों में तुमको काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है, तो तुमको इन तीनों को तो याद ही रखना होगा। लाइट की पांचवी प्रॉपर्टी की बात करें, लाइट की फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर तुम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को खोल के देखोगे तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब ये है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। और एक छोटा सा डिफरेंस मैं तुमको बता देता हूँ। अगर मैं ये एक सिंगल रे बनाऊँ और ये कई सारी रे बनाऊँ तो तुम इन दोनों से क्या समझते हो? ये इसको कहा जाता है रे ऑफ लाइट, अ सिंगल रे ऑफ लाइट। और जब इतनी सारी बंच ऑफ रेज हो तो इनको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। अगर हम आम दुनिया की बात करें तो बीम ऑफ लाइट ज़्यादा यूज़ होती है रे ऑफ लाइट की बजाय, जबकि रे ऑफ लाइट सिर्फ एक साइंस का टर्म है और ये रियल लाइफ में ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। तो आओ यारों, ये रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ जानते हैं। रिफ्लेक्शन तुमने आम दुनिया में भी सुना होगा और अपने आप को भी कई बार इस वर्ड का यूज़ करते हुए जाना होगा। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं यार। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में मेन इसी चीज़ का फ़र्क है। व्हेन स्ट्राइक्स टू अ स्मूथ सरफेस मैं तुमको बता देता हूँ कि स्मूथ सरफेस यहाँ पे प्लेन मिरर को कहा गया है। प्लेन मिरर, ठीक है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जान लेते हैं। अगर मैं सीधा तुमको डेफिनेशन पे ना ले चलते हुए पहले एक डायग्राम के थ्रू समझाऊँ कुछ टर्म्स को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम कह देते हैं प्लेन मिरर। और जब मैं इस प्लेन मिरर के थ्रू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो इसको हम कह देते हैं नॉर्मल। और जब मैं यहाँ से एक लाइट के थ्रू इस प्लेन मिरर पे एक लाइट की बीम को थ्रो करूँ तो ये कुछ इस तरह जाएगी। जो बीम कांच से टकराने से पहले होती है उसको कहते हैं रे ऑफ इंसिडेंस, या तुम इसे इंसिडेंट रे भी बोल सकते हो। और जो मिरर से टकराने के बाद मिरर से दूर जाती है उसको बोलते हैं रे ऑफ रिफ्लेक्शन। और तुम ये भी देख सकते हो कि नॉर्मल के थ्रू एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ड्रॉ हो रहे होंगे रे ऑफ इंसिडेंस एंड रे ऑफ रिफ्लेक्शन पे, जिसको मैं आई और आर के थ्रू टर्म दे देता हूँ। इन आई और आर का तुमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पता चलेगा, जो कि मैं अभी तुमको बताऊँगा। तो आओ यारो, लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉ के बारे में जानने में। लॉ से तुमको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये यूनिवर्सल लॉ और हर स्मूथ सरफेस के लिए ये एप्लीकेबल है, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो रफ हो। दुनिया में यार लाइट के दो ही लॉ हैं, एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। ये हुआ इसका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। डायग्राम के थ्रू अगर इसको समझना चाहें तो ये एक प्लेन मिरर हो गया और इस पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अगर मैं इस लाइट को इस प्लेन मिरर के थ्रू ले जाता हूँ
तो नॉर्मल पे ये दो एंगल ड्रॉ करेगी, एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर। हर सिचुएशन में तुम कभी भी ये देख सकते हो, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो रफ हो। पहले प्लेन की बात करते हैं। प्लेन सरफेस पे हमेशा एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर होएगा ही होएगा। अगर तुम इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ मूव करते हो तो एंगल ऑफ आर भी इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर है। अगर मैं इस सरफेस के ऊपर एक लाइट बीम को प्रोजेक्ट कराऊँ तो ये भी हर डायरेक्शन में जाएगी। अगर मैं यहाँ से ले जाऊँ, यहाँ से ले जाऊँ या यहाँ से ले जाऊँ, तुमको बस ये चेक करना है कि उसका नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। ये एक सर्कल है तो इसके टेंजेंट से जब मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये इसका नॉर्मल होएगा। हर सिचुएशन में तुम देख सकते हो एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर होएगा। अगर मैं इस सरफेस की बात करूँ तो जब मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, टेंजेंट तुम अपने मैथ में सीख जाओगे। क्लास 10th में तुम्हारे एक सर्कल्स चैप्टर में तुमको पता चलेगा टेंजेंट क्या होता है। फिलहाल के लिए ये समझ लो कि टेंजेंट सिर्फ एक सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर होता है। और जब मैं इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर होएगा। ये तुम कोई भी सिचुएशन में देख सकते हो, ये सब पे एप्लीकेबल है। सेकंड लॉ देखते हैं कि एंगल ऑफ आई, सेकंड लॉ यहाँ देखते हैं। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारे सेम प्लेन में ही लाई करते हैं। अगर सेम प्लेन से तुमको समझ ना आवे तो तुम ये समझ लेना कि ये तीनों सेम लाइन में, अगर तुम इनको 3D में देखोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल और रे ऑफ रिफ्लेक्शन ये तीनों सेम लाइन में होंगे जब तुम इनको 3D में देखोगे। इसका मतलब होता है सेम प्लेन। जब तुम इसको ज्योमेट्रिकली 3D में देखोगे तो ये तीनों तुमको एक ही लाइन में मिलेंगे। तो यार अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। हम इस चैप्टर में प्लेन मिरर और कर्व मिरर दोनों की बात करने वाले हैं और रिफ्लेक्शन में हम लेंसेज की बात करेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तुम्हारे सबके घर पे होएगा ही। प्लेन मिरर कुछ इस टाइप का होता है, बिल्कुल सीधा सरफेस होता है और एक साइड से पॉलिश होता है। मैं तुमको पहले इसके रे डायग्राम के बारे में कुछ समझाता हूँ। जब मैं इसके थ्रू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ उसको हम नॉर्मल कहते हैं, ये मैं तुमको बता ही चुका हूँ। जब हम इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर एक ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हैं, ऑब्जेक्ट में जनरली हम इस एरो से शो करते हैं और ये जो एरो साइड है इसको हम इसका हेड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इससे रे को खींचते हैं प्लेन मिरर पे, जब हम इस लाइन के मतलब नॉर्मल के पैरेलल लाइन हम इस प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करवाते हैं, जबकि ये और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये और ये लाइन। मैं इनको सही से ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर हमको क्या करना है, हमको लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज़ लेते हुए इस ऑब्जेक्ट से एक लाइन इस नॉर्मल के और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे स्ट्राइक करवा के यहाँ से भेज देनी है। मतलब ये एंगल ऑफ आई और ये हो गया एंगल ऑफ आर। जब ये हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि दोनों लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये मतलब प्लेन मिरर से कभी भी कोई भी इमेज रियल नहीं बन सकती। रियल इमेज के बारे में मैं तुमको थोड़ा आइडिया दूँ तो रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है। प्लेन मिरर से कोई भी इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें एक्चुअल लाइन का इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा है। इंटरसेक्शन मतलब जो लाइन हम इस प्लेन मिरर के ऊपर प्रोजेक्ट करा रहे हैं ये दोनों आपस में कहीं पे मिल ही नहीं रही है। तो जब ये नहीं मिल रही है तो हमको इमेज तो दिखेगी, पर वो इमेज कहाँ दिखेगी ये हमको पता लगाना होगा। इसलिए हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करें डॉटेड लाइन से। तो मैं इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड किया पॉइंट ए तक, इसको मैं मान लेता हूँ ए बी और इसको मान लेता हूँ ए डैश। और जब मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँगा इस तरफ तो ये कुछ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होएगी और यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह ए बी डैश ऑब्जेक्ट मिलेगी। और तुमको ये बात भी ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से बराबर होता है इमेज का डिस्टेंस इमेज से। ये बात तुमको ध्यान रखनी है। अगर इसकी बारे में हम कुछ लिखना चाहें तो इस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं वर्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। वर्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, इसका मतलब ये लाइन कहीं पे एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, बल्कि हमको इसको एक्सटेंड करके मिरर के पीछे ले जाके इंटरसेक्ट करवाना पड़ रहा है। ये होगी वर्चुअल प्रॉपर्टी। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूँ एफ़, और जब मैं इसको प्लेन मिरर के अंदर देखूँगा तो ये एफ़ ऐसा भी दिखेगा तुमको। तुम ये एक्सपेरिमेंट अपने खुद के घर पे भी ट्राई कर सकते हो। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इरेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ
इमेज।